अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्पेशल टीवी के प्रोग्राम दस्तक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुआविया। नाजरीन, एनर्जी क्राइसिस की हकीकत क्या है, इसके असल इश्यूज़ और मसाइल क्या हैं और आवाम को जो भुगतना पड़ रहा है उसके पसे पर्दा असल कहानी क्या है, इन्हीं हकाइक पर रोशनी डालने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है चेयरमैन सिंध टास्क कौंसिल पाकिस्तान जनाब मोहम्मद सुलेमान ख़ान साहब को। तो आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुलेमान साहब कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हर महीने जब बिजली का बिल घर में आता है तो हार्ट अटैक वाली कैफियत हो जाती है, लोग ख़ुदकुशियों तक पहुँचे हैं। बिल्कुल सही है। तो हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो एनर्जी क्राइसिस है। एनर्जी क्राइसिस असल में है क्या, इस पे कुछ रोशनी डालना चाहेंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और ये आज की हमारी ज़रूरत भी है कि हम इन क्राइसिस में क्यों पड़े। हम याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की बुनियाद क्या है और हम क्यों इंतहाई 60s की दहाई में क्यों दुनिया में शोर मचने लगा था कि हम एक एशियन टाइगर बनने वाले हैं। उसकी मेन रीज़न ये है कि आज की बात नहीं है, सदियों की बात है। हमारा जो सब कॉन्टिनेंट था दुनिया के अंदर 26% दौलत रखता था और 25% दौलत चाइना रखता था, और बाकी तमाम पूरी दुनिया पर चाइना और पाकिस्तान के अलावा वो 49% दौलत रखते थे। हमारा मुल्क इतना, ये खित्ता इतना अमीर था। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह यह थी कि यहाँ पानी था। पानी से ज़िंदगी की हर चीज़ है, ज़बरदस्त, हर चीज़ पाकिस्तान ले सकते हैं। तो यहाँ पर इतनी एक हमारी अपने अमारत थी कि दुनिया में जब बारिशें कम होती थी, कहत की सूरत हाल होती थी, तो दुनिया के ताजिर भागते थे, बॉम्बे आते थे और आके वो इंडस बेसन की तरफ, यानी इंडस बेसन में ये हमारी जो 5-6 दरिया हैं यहाँ पर आते थे और ख़ास तौर से रावी सतलुज ब्यास की वादी में आके यहाँ से अपनी ज़रूरत का गल्ला लेके चले जाते थे। पाकिस्तान बना। पाकिस्तान बनने से पहले एक साजिश शुरू हुई कि पाकिस्तान को अपाहिज बनाना है, पाकिस्तान को लंगड़ा लूला बनाना है। उसके लिए 3 दरिया, रावी, सतलुज और ब्यास, जो कि सलाना दरिया थे, उसकी एक साजिश तैयार हुई कि किस तरीके से इंडिया को देने, और एक साजिश चलते रही। मैं आता हूँ उसी सवाल की तरफ। बेस क्या थी कि बिजली जो भी पैदा होती है 2 ज़राए से होती है। एक वो ज़राए से होती है कि हम एक किसी धक्के से, मैकेनिकल फोर्स से के ज़रिए हम बिजली पैदा कर लें। दूसरा है थर्मल के सिस्टम है, थर्मल में भी वही मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल होते हैं। तो पानी का जो बहाव है उसके ऊपर जो बिजली पैदा होती है उसके ऊपर किसी किस्म के फ्यूल चार्जेस नहीं होते। प्लांट बना दिया, प्लांट बनाने के बाद जो उसके ऊपर हुआ, हल्की फुल्की कभी मेंटेनेंस हो गई और कभी जो है वो उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव अखराजात थे उन अखराजात के ऊपर जो है हम बिजली पैदा करते हैं। बेसिकली वाटर प्रेशर से बिजली ने पैदा होना है। आप अंदाज़ा करें कि 2012 में नेपरा रिपोर्ट बताती है, नेपरा रिपोर्ट 2012। आज इंटरनेट तो इंतहाई ईजी है, इंटरनेट के ऊपर आप हर चीज़ का सच और झूठ का आप जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। 2012 की नेपरा रिपोर्ट ये बताती है कि हमने, पाकिस्तान ने 100 अरब यूनिट पैदा किए, जिसमें 22 अरब यूनिट पैदा किए हाइडल से, और हाइडल की कीमत थी 16 पैसे फी यूनिट। सिर्फ 16 पैसे फी यूनिट के हिसाब से हमने बिजली पैदा की 2012 में। अब क्या बात है, क्यों ये चीज़ हो गई? फिर आप अंदाज़ा करें कि हम यहाँ तक पहुँचे क्यों हैं। देखें, 3 दरिया दे दिए, एक साजिश हुई, लेकिन उस साजिश के साथ हमें बड़े प्रोजेक्ट मिल गए, मंगला और तरबेला। उस मंगला तरबेला से वो हाइडल के जरिए बिजली पैदा हो रही थी, एक पानी के प्रेशर के ऊपर फ्री, यानी उसके ऊपर हमें किसी किस्म के खर्चात नहीं करने पड़ रहे थे। थोड़ी बहुत कभी मेंटेनेंस हो गई या उसके ऊपर जो मुलाजमीन जो तैनात थे उनकी तनख्वाहों के जरिए हमें बिजली फ्री मिल रही थी। लेकिन उसके बाद फिर कहानी शुरू हुई। आप अंदाज़ा करें कि कई लोग कहते हैं जी कालाबाग डैम की मुखालफत है तो कालाबाग डैम ना बनाओ। तरबेला डैम की मुखालफत तो नहीं है, तरबेला डैम के ऊपर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी सूबे का कोई नहीं है। तरबेला डैम प्रोजेक्ट 5 टनल्स का डैम है और आज तक वो कंप्लीट नहीं हुआ, आज तक वो अनकम्प्लीट है। पहला जो उसकी टनल थी वो 700 मेगावाट की थी, 175 मेगावाट के 4 यूनिट लगे। उसके बाद जो दूसरी टनल थी वो 150 मेगावाट की थी, 6 अपना यूनिट लगने थे। तो 1984-85 के अंदर दोनों टनल्स यानी 1750 मेगावाट की कंप्लीट हो गई थी। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में बिजली घर बनाएं तो हम आपको लोन देंगे।
प्राइवेट सेक्टर में बिजली घर बनाए तो हम आपको लोन देंगे। और ये कहा वापडा ने? ये कहा वर्ल्ड बैंक ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। उस वक्त कौन थे हमारे, जो हमारे मोमन अमीर, मोमन सदर जनरल ज़िया-उल-हक वो थे। हमारे मीशत के जादूगर गुलाम इसहाक खान थे। खैर 87 के अंदर बाकायदा चार्टर आया और वो IPPs का चार्टर बनाने वाला, तहरीर करने वाला वो वर्ल्ड बैंक था। और 1987 में पहला IPP का प्रोजेक्ट मंजूर हुआ है, हपको प्रोजेक्ट, फ्यूल वाला, तेल वाला, फर्नेस ऑयल का, 1292 मेगावाट का। उस वक्त गुलाम सफदर भट्ट चेयरमैन वापडा थे, हजरत सर्विस जनरल थे। उन्होंने कहा कि ये जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स हैं, पहले ये वापडा को खा जाएंगे और ये पाकिस्तान की मिशन का जनाजा निकाल देंगे। उन्होंने कहा शट अप, और उन्हें 87 के अंदर उन्हें किक आउट कर दिया। और फिर क्या हुआ, फिर 94 के अंदर थोक के हिसाब से IPPs आए, थोक के हिसाब से IPPs आए। और उस वक्त फिर पाकिस्तान की मैशत जो है वो डाउन से डाउन होती गई। हम कभी नहीं सुनते थे। और आप अंदाज़ा करें कि 93 में तीसरी टनल मंजूर हुई, बन गई तरबेला डैम की, और चौथी टनल हम तकरीबन 3450 मेगावाट पे पहुंच गए, फिर खामोश हो गए। फिर चौथी टनल आपके 2018-19 के अंदर कंप्लीट हुई है 1410 मेगावाट की, जिसमें तरबेला डैम की जो है वो पावर तकरीबन 4850 मेगावाट पे बनी। और अभी 5वीं टनल 1510 मेगावाट की बननी है, जिसने हमें मुफ्त बिजली देनी है। अरे भाई कौन रोकता है इस बात से कि आप ये प्रोग्राम, आप ये मंसूबे मुकम्मल ना करें। आपने धड़ाधड़ आपने IPPs मंजूर करते गए और उसके ज़रिए आज वो वबाल बना हुआ है। अच्छा, रियासत के जो फैसला साज हैं, क्या वो ये नहीं समझते कि हमें पानी के ज़रिए से जो बिजली पैदा करने के मंसूबे हैं वो पहले वो मुकम्मल कर लेने चाहिए? यहाँ मैं ठंडी सांस भरूँगा, मैं माजरत नहीं करूँगा, मुझे उन लोगों पे गुस्सा है। ये ऐसी पॉलिसी बनाने वाले पाकिस्तानी नहीं है, दे आर नॉट पाकिस्तानी, गद्दार हैं वो। इन लोगों ने पाकिस्तान को लूटा है। पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ है, पाकिस्तान इंतहाई अमीर तरीन मुल्क है। पाकिस्तान में आज भी बिजली का कोई बहरान नहीं है, लेकिन ये इन्हीं लोगों ने, ये मनसूबा साज लोगों ने हमें इस नहज पे पहुंचाया है कि आज हम भीख मांगते फिर रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में बिजली का कोई बहरान नहीं है, कोई बहरान, लेकिन हम तो आए रोज इस बहरान का शिकार हुए चले जा रहे हैं। उसकी रीजंस हैं। देखें 1997 में वापडा के टुकड़े टुकड़े कर दिए और वापडा से कहा कि आप सिर्फ वो जो IMF का, ये जो वर्ल्ड बैंक का मंसूबा था कि वापडा सिर्फ अपने बिजली के मंसूबों, पानी के वाले मंसूबों तक महदूद रहे। उसके बाद वापडा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जो वापडा के थर्मल वाले जो यूनिट थे उनके बना दिया जेनकोस, ट्रांसमिशन सिस्टम दे दिया NTDC को, और उसके बाद जो बिजली की तकसीम कार कंपनियां थी डिस्कोज, वो उन्हें इंडिपेंडेंटली बना दिया। उसके बाद सूरत हाल क्या हुई, बिजली बनती गई, बनते बनते ये सूरत हाल हुई हमारी कि अंदाज़ा करें कि हम इस वक्त 43,000 मेगावाट से ज़्यादा हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, 43,000 मेगावाट से ज़्यादा। और जब पहुँचते हैं ना हम 18-19 हज़ार पे और 20 हज़ार पे, हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम चीखे मारना शुरू कर देता है, खुदा के लिए बचाओ मैं मर जाऊँगा, हमारी बिजली भी फेल हो चुकी है। ये कौन है? ये तो NTDC है, बात ही कोई नहीं। और उसके लिए फिर है। अच्छा, NTDC की क्या ये जिम्मेदारी नहीं थी कि वो ट्रांसमिशन जो लाइंस हैं उनकी कैपेसिटी को इम्प्रूव करता जाता? अब बात आप देखें, ये बात ये है कि अगर ये हमारे अदारे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें तो आज भी हम वी आर वेरी रिच कंट्री। फिर देखें, एक जो भी बंदा बिजली घर बनाता है, आप मतलब मुझसे कहें कि भाई आप बिजली घर बनाएं, 100 बंदे हैं, हर बंदा 1-1 मेगावाट बिजली मांग रहा है, तो मैं ये पहले ये गारंटी मांगूंगा कि आप बिजली यूज़ करोगे? जी पता नहीं जी, हम बिजली यूज़ करेंगे नहीं करेंगे। तो उसके अंदर फिर ये पूरा सिस्टम मौजूद है हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर, अपना इकोनॉमिक कंसिडरेशन में, टैरिफ्स में बाकायदा ये सिस्टम मौजूद है कि 2 पार्ट टैरिफ होता है। एक होता है फिक्स चार्जेस और एक होते हैं रनिंग चार्जेस। ये बाकायदा एक सिस्टम मौजूद है, वो बन गया। अब भाई ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारे कंज्यूमर्स की जिम्मेदारी है, कंज्यूमर एजेंसीज की जिम्मेदारी है कि वो जो बिजली है उसे वो पूरा इस्तेमाल करें। आप 18,000 मेगावाट से ज़्यादा आपके IPPs के मंसूबे हैं, अगर आप बिजली नहीं लेंगे तो उनका क्या कसूर है?
ठीक है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जो कैपेसिटी चार्जेस हैं उन्हें कम किया जाए, उनके जरिए आप बातचीत कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी पूरी बिजली लें। आप तो इस्तेमाल करते हैं 18,000, 17,000, 19,000 मेगावाट, और सर्दियों के अंदर तो आप पहुंच जाते 13,000, 14,000 मेगावाट के ऊपर। आप बाकी बिजली भी क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे, क्यों नहीं अपने उस बिजली के यूजेज रखे हुए? अगर आप उस बिजली के यूजेज बनाएं, और बन सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अयूब खान के ज़माने में, बल्कि भुट्टो के ज़माने तक और ज़ियाउल हक के स्टार्ट के अंदर भी लाहौर से खानेवाल तक आपके इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती थी। खानेवाल से चेंज होते थे, वहाँ पर वो डीजल वाले इंजन लगते थे, और फिर वहाँ से कराची तक वो दूसरी ट्रेन जाती थी। बिजली कम हुई, आपने वो खाड़ के फेंक दी है। आपके पास बिजली फालतू है, आप उसे यूज़ में लेके आएँ। आप बाकायदा उस लाइन को लाहौर से लेकर कराची तक को आप इलेक्ट्रिक ट्रेन पे करें, आप फालतू बिजली वहाँ इस्तेमाल करें। आप हर 20-25 मील के फासले पर आप एक बाकायदा एक जंक्शन बनाएं जहाँ हम हमारी जो इलेक्ट्रिक गाड़ी हैं उन्हें हम बाकायदा चार्ज कर सकें, हमारी बिजली इस्तेमाल होने लगेगी। वो बिजली जिनका बिल हम दे रहे हैं, पब्लिक दे रही है, पब्लिक दे रही है, हम दे रहे हैं, हम मीन पब्लिक दे रही है, पाकिस्तान दे रहा है, उस बिजली की कीमत क्यों नहीं हम उस बिजली को क्यों नहीं हासिल कर पा रहे? ये कौन है? लेकिन क्या जी, ये जो हैं आपके जो 17 ग्रेड से ऊपर वाले, हमारे डेस्कोस के, हमारे TDC के, हमारे जेनकोस वाले, वो एंजॉय कर रहे हैं 600-600 यूनिट, 500-500 यूनिट, 1000-1000 यूनिट, 1200-1200 यूनिट। भाई ये तो लोग मुजरिम हैं। इन लोगों के जो फ्री आप ये इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, मैं ये मुलाजमीन की बात नहीं कर रहा, छोटे दर्जे के मुलाजमीन की बात नहीं कर रहा, जी जी, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो ऑफिसर रैंक से स्टार्ट होते हैं। इनकी आप मुफ्त बिजली बंद करें। सही भाई इन लोगों ने तो हमें इस स्टेज पे पहुंचाया है। खामोशी से इन्होंने आंखें बंद किए रखी, सिस्टम बढ़ रहा था, ये धड़ाधड़ IPPs करते रहे। अव्वल तो बात सीधी सी है, IPPs का मनसूबा जो बनाने वाले थे, मुझे याद है गुलाम सफदर भट्ट, रजीम आदमी, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, उन्होंने तो कहा था ये जो प्राइवेट बिजली घर के मनसूबे हैं, ये पहले वापडा को खाएंगे और फिर पाकिस्तान की मीट का जनाजा निकाल देंगे, और आज जनाजा निकला हुआ है। नाउ वी आर इन दी कैटेगरी ऑफ बेगर्स, एंड बेगर्स हैव नो चूजर। हम चूज नहीं कर सकते, हम किसी किस्म की चूज करने वाली, हमारा तो हाथ फैला हुआ है। अच्छा, मईशत का जनाजा निकला तो अब पूरी कौम को नजर आ रहा है ना। अच्छा, जो फैसला साज हैं वो चूंकि लग्जरी एंजॉय करते हैं, तो उन्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं कि आम आदमी पे क्या बीत रही है। बिल्कुल सही है। तो वो डिसीजंस तभी करेंगे ना जब उन पे को बाहर आएगा, उन पे बाहर आएगा। अच्छा, आप उनकी मुफ्त बिजली बंद कर दें, आप उनका मुफ्त पेट्रोल बंद कर दें, आप उनकी मराद बंद कर दें, और उनसे कहें कि जैसे आम लोग ज़िंदगी गुजारते हैं ऐसे आप भी गुजारें, अपनी जेब से खर्चा करें, तो फिर उन्हें एहसास होगा कि किस भाव बिकती है। यहाँ सिर्फ वो वापडा वाले या अपना इन कंपनी वाले की बात नहीं है। मुझे याद है 80s में पूछें कि वहाँ किसी सिविल जज के पास गाड़ी होती थी, किसी सेशन जज के पास गाड़ी थी सरकारी, हाई कोर्ट के जस्टिस के पास उन्हें क्या फैसिलिटीज़ थी, और आज क्या फैसिलिटीज़ हैं? भाई आप इकोनॉमिक क्राइसिस में हैं, आप इमरजेंसी नाफिज करें। मुझे इत्तफाक हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी देखा, प्राइम मिनिस्टर के हाउस पे देखा, एकड़ों में नहीं मुरब्बों में फैला हुआ है, लाइटों से नीचे पड़ी हुई सुई भी नजर आती है। वाई? प्राइम मिनिस्टर बिल पे करे, वो जितनी भी सैलरी लेता है, जितनी भी करता है, बिल पे करे, वरना बंद करें लाइटें। क्या जरूरत है इस बात की? जो फेडरल सेक्रेटेरिएट है उसमें जाके बैठे, अरबों रुपया खर्च हो रहा है हमारे प्राइम मिनिस्टर हाउस पे, अरबों रुपया खर्च हो रहा है हमारे प्रेसिडेंट हाउस के ऊपर। क्या ये रियासत मदीना है? अगर देखें जितने क्राइसिस आज हैं, इससे कई गुना ज्यादा क्राइसिस बनो उमैया के स्टार्ट में दौर में शुरू हो गए थे। लेकिन फिर एक मर्द मुजाहिद आया जिसे हम उमर सानी के नाम से पुकारते हैं। उन्होंने, उमर सानी ने क्या कहा था, क्या किया? पहले देखा मेरे पास ये जो प्रॉपर्टी है, मेरे पास ये जो दौलत है, ये तो मेरे बाप की है ही नहीं, ये तो ली है रियासत से, या जिस तरीके से वापस करो, बैतुल माल में जमा करवा दी। जब उन्होंने जब रियासत में दाखिल कराई, बैतुल माल में दाखिल कराई, तो सब ठीक हो गया। कोई ज़कात लेने वाला नहीं था, कोई भीख मांगने वाला नहीं था। आज क्या है, आज हमने अच्छे खासे सफ़ेद पोशों को भी भिखारी बना दिया है। और ये जो कहते हैं ना सब्सिडी, ये सिर्फ धोखा है, भिखारी बनाने का धोखा है। वाई? अगर आप पब्लिक को पूरे नोटिस में रखें कि भाई हमें 40 रुपये यूनिट बिजली पड़ती है, आप 40 रुपये यूनिट इनसे वसूल करें, वो इसलिए कि ये पुराना लोगों ने ये किया है। और फिर एक बात है, बात आती है इस बात की कि हमारे मुल्क की बुनियाद क्या है। हमारे मुल्क की बुनियाद तो एग्रो बेस
इंडस्ट्री है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर उसमें एग्रीकल्चर भी शुमार है, वो भी एक इंडस्ट्री है। हमारी जो हमारी एग्रीकल्चर को जो बाकायदा वैल्यू एडेड बनाती है वो भी इंडस्ट्री है। वो सारी बुनियाद दो चीज़ों से स्टार्ट होती है, पानी से और तवानाई से। पानी आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा है, आप पानी 30 से 35 मिलियन एकड़ फुट पानी आप समुद्र में फेंकते हैं हर साल एवरेज, यानी इसका मतलब 1 मिलियन एकड़ फुट के पानी की जो इकोनॉमिकल वर्थ है वो $2 बिलियन है। हम बड़े अपना उससे यानी कह लें कि हम हर साल एवरेज $60 बिलियन का पानी समुद्र में फेंक रहे हैं और उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे। ये कौन है पॉलिसी मेकर्स? उन क्या पॉलिसी मेकर्स को पता नहीं कि हम $60 बिलियन का जो पानी है हर साल समुद्र में फेंक रहे हैं और वो अपने आप को मुहब्बे वतन कहते हैं। कौन किस तरीके से वो मुहब्बे वतन खिलाने के इक़्तिदार हैं? कतर खिलाने का इक़्तिदार नहीं है। मेरे पास बेइंतहा हमारे पास दौलत है और उस दौलत को मैं इस्तेमाल ना कर सकूं, मैं इस्तेमाल ना करने दूं, तो मैं फिर अपने आप को मुहब्बे वतन नहीं कह सकता, कतर नहीं कह सकता। मैंने मुहब्बे वतन सबसे बड़ा बना हूं, मेरे फैसलों के ऊपर पूरी दुनिया हिल जाती है। क्यों हिलती है? वो इसलिए हिलती है कि मेरे पास एक अथॉरिटी आ गई। तो याद रखें, जो हमें ये अथॉरिटी मिली अथॉरिटी नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, लेकिन इन्हीं अथॉरिटीज़ ने तो पाकिस्तान को बंजर किया है, इन्हीं अथॉरिटीज़ ने तो हमारा देखें ना, हर साल बारिशें आती हैं, उसके नतीजे में सैलाब आता है। हम थर के अंदर से, हम सहरा के अंदर से कोई आज तक नहर नहीं गुजार सके, कोई पानी का मंसूबा नहीं दे सके। अफ़गानिस्तान में कल हुकूमत आई है और उन्होंने सहरा के अंदर जो है वो, आपको भी पता है कि एक लंबी जो नहर है उसका मंसूबा जो है वो इस वक्त काबिल अमल बना के दिखा दिया। देखें, पिछले साल 15 अगस्त 2022 में नेशनल असम्बली के फ्लोर के ऊपर बाकायदा कॉन्फ्रेंस थी, तो मुझे भी बुला बैठे, गलती से कह लें बुला बैठे, तो मेरी 15-16 मिनट की स्पीच थी वहाँ पर भी। तो ये शाह साहब जो हैं सिंध वाले, क्या नाम है उनका, चेयरमैन अपना ये खुर्शीद शाह, ये प्रिजाइड कर रहे थे उस कॉन्फ्रेंस को। तो मैंने उनसे कहा कि देखें, मुझे कालाबाग डैम से कोई मोहब्बत नहीं है, मुझे मोहब्बत उस पानी से है जो जाया जा रहा है। जबरदस्त। लेकिन मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? माहिरीन ये बताते हैं कि पानी का जितना भी फ्लड वाटर का पोटेंशियल है वो तरबेला से नीचे है। और माहिरीन से पूछ लें, किसी भी माहिर से पूछ लें, जिस मर्जी सूबे के माहिर से पूछ लें कि ये जो वाटर पोटेंशियल है तरबेला से नीचे, इसे कंट्रोल करने वाला पॉइंट कौन सा है? क्या करूं, यहां मैं मजबूर हो जाता हूं, वो पॉइंट कालाबाग है। जबरदस्त। और सिर्फ वो पॉइंट कालाबाग नहीं है, कालाबाग वो पॉइंट है जहां से आप पानी उन साइडों पर कन्वर्ट कर सकते हैं जो बंजर हैं, जो वीरान हैं। कौन सा? आपका चुलिस्तान। 20 लाख एकड़ से ज्यादा रकबा चुलिस्तान का बंजर है, पानी नहीं है, मिल ही नहीं सकता। 50 लाख एकड़ से ज्यादा रकबा आपका थर का बंजर है। क्यों? पानी नहीं है, मिल ही नहीं सकता। उस पानी को पहुंचाने वाली चाबी कालाबाग है। जबरदस्त। वाहिद कालाबाग है। क्यों? कालाबाग एक ऐसा पॉइंट है कि जब बरसात का मौसम आता है तो उसमें इतना पानी होता है कि कालाबाग सिर्फ उस पानी को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो पानी आगे निकलेगा। वहाँ से नहर निकाल के बाकायदा हमारे प्लानिंग के अंदर मौजूद है। आप अंदाज़ा करें कि जब यह सिंतास का मुआहदा हुआ है तो उस वक्त कालाबाग डैम मंजूर हुआ था, उस वक्त कालाबाग डैम मंजूर हुआ ठीक है। और कालाबाग झेलम लिंक भी मंजूर हुई थी, रिकॉर्ड में है। उस रिकॉर्ड को कोई देखता नहीं है। सही। इंडस बेसिन डेवलपमेंट फंड एग्रीमेंट, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। उसके अंदर बाकायदा कालाबाग झेलम लिंक बाकायदा थी। उसका मकसद क्या था? उसका मकसद यह था कि जब पानी फालतू होगा, उसके दो मकसद थे। एक तो यह था कि जो मशरकी वादियों का पानी है वहाँ से चला जाए, और उसकी ख़ास तौर से उसकी इफादियत यह थी कि जब पानी वाफर होगा तो हम वाफर पानी को हम कन्वर्ट कर दें ईस्ट की तरफ। अब इसके ऊपर पानी आ गया झेलम में, रसूल के मुकाम पर। जब रसूल के मुकाम पर पानी आया तो मंगला वालों से कहेंगे भी हमें अब आपके पानी की ज़रूरत नहीं है, आप अपना पानी अपने पास रखो, तो मंगला डैम हर साल भरेगा। जबरदस्त। अब क्या होता है? मंगला डैम की एक्सटेंशन कर दी। मंगला डैम की एक्सटेंशन करने से मंगला डैम तो अब बड़ा हो गया, लेकिन 5 साल में एक दफ़ा भरता है। पिछले साल भी नहीं भरा था, इस साल भरा है। फिर क्यों भर रहा है 4-5 साल में एक दफ़ा? वो इसलिए कि बरसात के मौसम में हम पानी ज़ाया कर देते हैं।
अगर हम वही, अगर हमारी वो कालाबाग डैम बना होता, वो उस लेवल पे जाता, वहाँ से हम 2-3 महीने के दौरान पानी जो था रसूल में आता, और फिर रसूल और रसूल से नीचे के जितने भी अपने हमारे कंज्यूमर्स थे पानी के, वो सारे इंडस के पानी पर चलते। हमारा जो था ये मंगला डैम हर साल बढ़ता। बात यहीं ख़त्म नहीं होती, मंगला डैम बढ़ता, फिर मंगला डैम से एक मंगला मराला लिंक कैनाल का भी बाकायदा मंसूबा मंजूर है, वो नहर बन जाती। अच्छा, ये मंसूबे जो मंजूर शुदा हैं ये कागज़ों में पड़े रह जाएंगे और हम दुनिया से गुजर जाएंगे? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा, वो इसलिए कि हमने जद्दोजहद करनी है। अच्छा, यहाँ मुझे एक ब्रेक लेनी है, तो इसका जवाब फिर ब्रेक के बाद। थैंक यू। नाज़रीन, यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी सुलेमान साहब। ब्रेक से पहले मैंने कहा था कि ये मंसूबे तो कागज़ों में रह जाएंगे और हम दुनिया से गुजर जाएंगे। मतलब 50 साल तो हो गया ना इस कौम को ये सुनते सुनते कि कालाबाग डैम बनेगा तो खुशहाली आ जाएगी और हमारे मसाइल हल होंगे। अभी आपने जिन मंसूबों का तज़किरा किया है, तो ये सारी जो लिंक कैनाल्स हैं और बाकी मंसूबे हैं, अगर ये कागज़ों की जीनत रह गए और हम दुनिया से गुजर गए तो फिर किसने देखी खुशहाली? देखें, बात आपकी बड़ी अच्छी बात है, आपका बड़ा अच्छी बात नहीं बल्कि ये कहें बड़ी सोच वाली बात है। अगर यही माहिरीन जो हमारे आज की प्लानिंग कर रहे हैं अगर यही रहे तो यही सूरत हाल होगी। ये दौर वही बनी इसराइल वाला है, लेकिन हमारे जो कायदीन हैं कौन है? कायदीन उन लोगों पर चल रहे हैं जो कि वो मंसूबे बनाते हैं जिससे उन्हें फ़ायदा पहुँच रहा है। ये अगर मंसूबे कागज़ों में ही रहे तो वाकई हम इसी तरीके से भीख मांगते रहेंगे। अब असल में चीज़ क्या है कि हमारी तकरीबन 2.25 करोड़ एकड़ अराजी बंजर है पाकिस्तान की, जिसे पानी चाहिए। सही। हमने अंधाधुंध पानी का इस्तेमाल किया है। सही। हम पानी को इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे। एक तो वो पानी जो दरियाई पानी है, और दूसरा ये है जो बारिश का पानी आता है, इसे हम इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे। हमारे लिए तकलीफ का बाइस बनता है। मैं वो बात कर रहा था अभी वक्फे से पहले थोड़ी सी, कि बात वही नहीं आती, मराला तक पानी आ गया तो मराला से फिर आपको पानी रावी और सतलुज में बढ़ा सकते हैं। जब मराला से रावी और सतलुज में पानी आएगा और आप बरसात के मौसम में आप 50,000 क्यूसिक पानी छोड़ें, 1 लाख क्यूसिक पानी आप छोड़ें, 1,50,000 से 1 लाख क्यूसिक पानी जो है आप रावी से गुजरे और इतना पानी जो है आपके सतलुज से गुजरे, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों इलाके जो हैं उनके अंदर जो हमारा एक इंतहाई खुश्की आई हुई है इन इलाकों में, ये कह लें। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, मेरी एक इंडस वाटर ट्रीटी की किताब अब कंप्लीट हो रही है, उसके अंदर मैंने ये लिखा है कि हमने एक तो रावी सतलुज ब्यास को दिया, उससे हमने मंगला तरबेला लिए, और उसके अलावा हमने ये जो अपनी है रावी सतलुज ब्यास की वादियों के लिए हमने हेपाटाइटिस भी लिया। हेपाटाइटिस में क्यों मुब्तला हैं? इन बीमारियाँ हमने तो कभी सुनी नहीं थी। हम कभी कोई हमारा बच्चा गिरता था ना सड़क पे या कुछ होता था, उसे कहता यार मिट्टी चुक के मर ले, ठीक सही हो जाएगा। आज तो कहते हैं ये नीचे गिरा है, इसे टेटनस का टीका लगाओ। हमने तो अपनी मिट्टी को जहरालूद कर दिया। क्यों किया? हमने तो अपने जहरीले पानी को, पूरी मिट्टी हमने जहरीली बना के रख दी। अगर वही पानी यहाँ से गुजरे तो ऑटोमेटिकली, लेकिन कब होगा ये पानी? कब आएगा? जब वो मनसूबा मुकम्मल हो गए जो हमारे कागज़ों में मौजूद हैं। आप अंदाज़ा करें कि 20 लाख एकड़ रकबा से ज़ायद रकबा चोलिस्तान का, 50 लाख एकड़ रकबा से ज़ायद थर का, ये कौन पाकिस्तान का रकबा है। मैं तफरीक नहीं कर रहा। आई एम पाकिस्तानी, आई एम नॉट पंजाबी, आई एम नॉट सिंधी, आई एम नॉट बलोच और पठान, आई एम पाकिस्तानी। ये हमारे पाकिस्तान का है जो कि ये ज़ाया जा रहा है। अगर इसी पानी से हम अपने इन ज़मीनों को हम आबाद कर लें तो आज हम दूसरे मुल्कों से $10 बिलियन की खुराक नहीं मंगाएंगे, बल्कि हम $10 बिलियन की खुराक बाहर भेजेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। $10 बिलियन की खुराक मंगवाने के बजाय हम इससे कहीं ज़्यादा की हम खुराक जो है बाहर भेजेंगे। हम तो अपनी तजारती तवाज़ुन को बरकरार रखेंगे। और सिर्फ यही नहीं, हम उस पानी के सिर्फ पोटेंशल से, उस पानी के प्रेशर से हम 60,000 मेगावाट की जो फिजिबिलिटीज़ है वो तो वापडा बना चुकी है, हम वो मुकम्मल कर सकते हैं। अगर वो हम मुकम्मल कर लें तो ऑटोमेटिकली हम उन क्राइसिस से निकल जाएंगे। और अब होता क्या है, हमारे
कहते हैं जी हम हमारे गर्दिशी कर्जे हमारे ऊपर हैं, गर्दिशी कर्जे हमारे ऊपर हैं। बिल्कुल ठीक है, गर्दिशी कर्जों ने तो हमारे नाक में दम किया हुआ है। अब ये कर्जे हैं क्या और ये कर्जे देने किस किस ने हैं? कर्जे हैं क्या और कर्जे देने किस किस ने हैं? देखें, आईपीपी से अगर बिजली ली है तो आप इस बात के जिम्मेदार हैं कि उन्हें बिल पे करेंगे। तो आप हमारा रिकॉर्ड बताता है आज से चंद महीने पहले का कि हम जो टोटल हमारे कर्जे हैं, जो हमने गर्दिशी कर्जे हैं, वो हमारे 2300 अरब रुपया के हमारे टोटल कर्जे हैं और जो हमने बिल लेने हैं वो 2188 अरब रुपए के बिल वसूल करने हैं। जो हुकूमतें हैं, सूबाई हुकूमत है या फेडरल गवर्नमेंट है, उससे हमने 123 अरब रुपया लेना है। नहीं दे रहे भाई, आप महकमों का बिल ही काटें। जस्ट से मुझे कोई कहने में बात नहीं है, अगर लाहौर हाई कोर्ट वाले बिजली का बिल नहीं पे करे तो हाई कोर्ट के बिल ही काट दें। अगर कोई महकमा बिल नहीं दे रहा उसकी काट दें तो 123.66 अरब रुपए तो उन सरकारी महकमों ने देने, उनसे बिल वसूल करें, काट दें उनके बिल। इसी तरीके से 358 अरब रुपया आपने कई से लेना है, कराची इलेक्ट्रिक से लेना है। क्यों नहीं आप ले रहे? आप लें, अदरवाइज आप उनसे कहें भी आप करें, आपके हम तमाम चीज़ें रद्द करते हैं, उन्हें उसे नेशनलाइज करें। कराची वाले सबसे ज़्यादा के इलेक्ट्रिक से तंग हैं। के इलेक्ट्रिक वालों ने 358 अरब रुपए का देना है। और इसी तरीके से जो छोटे छोटे बिजली है ना हमारे, किसी ने 10,000 देने, किसी ने 1 लाख देना, किसी ने करना है, ये 1557 अरब रुपया ये है जो वसूल करने। तो भाई मैं तो एक छोटा सा कंज्यूमर हूँ, मैंने तो नहीं देने इतने। वो करोड़ों रुपए आपने किन से लेने? आप क्यों नहीं लेते? क्यों आप सुस्त होके बैठे हुए हैं? क्या वो आपको रिश्वत देते हैं? फिर किसे रिश्वत देते हैं? इन डिस्कोस को देते हैं। और इन डिस्कोस के जो अफसरान हैं, इसमें लाइनमैन को नहीं मिलती, वो तो एसडीओ और एसडीओ से ऊपर वालों ने करने, उन्हें पैसे मिल जाते हैं, वो उनका बिल दबाए रखते हैं। और 1550 अरब रुपए से जायद के उन्होंने तो वाजिबात लेने हैं, क्यों नहीं ले रहे? अच्छा, पिछले दिनों जो एक ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था वो तो चोरी का है। अच्छा, उससे इसका ताल्लुक नहीं बिलों का। वो तो जो बिजली चोरी कर रहे थे वो उनका है, और जो उन्होंने बिल देने हैं, जो बिल रिकॉर्ड में है, बिजली चोर उनसे बड़े बिजली चोरों से बड़े मुजरिम वो हैं जिन्होंने ये बिजली चोर जो पकड़े हैं अरबों रुपए देने, इंतहाई मासूम है, और जिन्होंने खरबों रुपए देने, अरबों नहीं खरबों, 15 खरब 57 अरब रुपया जिन्होंने देना है आमने। अब मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि वो फिर जाती बात हो जाती है। ये सुना है कि कई जो बड़े बड़े सनतकार हैं, बड़े बड़े बिग, उन्होंने 40-40 करोड़ रुपया देना है, आप उनकी बिजली नहीं काट रहे। और मेरे अगर 10-15 हज़ार का अगर बिल होता है, मेरा मीटर काट देते हैं, घर का मीटर आप उतार के ले जाते हैं। तो भाई ये क्या है? ये कौन है? ये कौन कर रहा है? ये इस डेस्कोस के ऑफिसर्स कर रहे हैं, और इन्हें इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। तो जब ये सूरत हाल होगी तो इसका मतलब है कितना टोटल जो है, तकरीबन यानी 2,199 अरब रुपया तो हमने लेना है, 88 अरब लेना है, यानी हमने 21 खरब और 88 अरब रुपया इन लोगों से वसूल करना है। अच्छा, अगर रियासत ये फैसला नहीं करेगी कि उसने ये पैसे निकलवाने हैं तो वो तो ऐसे चलते रहेंगे, बल्कि बढ़ते रहेंगे। देखिए भी सीधी बात है, जो सूबों से पैसे लेने, सूबों के जो देते हैं अपने बजट में से, आप उनसे काट लें, महकमों से काट लें, अल्लाह खैर सल्ला। जो जिन लोगों से प्राइवेट लेने तो आपका 21 खरब 88 अरब रुपए का जो है ये डेफिसिट कम हो जाएगा। कम हुआ, बाकी कितना बचा? बाकी 122 अरब रुपया बचा। ठीक है, तो रियासत के लिए तो 122 अरब रुपया उतारना को मसला नहीं। ना, क्यों रियासत क्यों दे भाई? ये जो जिन्हें आप मुफ्त दे रहे हैं और जो कि असल चोर हैं, कौन असल चोर? जो मुफ्त इस्तेमाल कर रहे हैं, मुफ्त इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो बिल नहीं ले रहे, आप उनका वो करें, वो 122 अरब पूरे हो जाएंगे। सही, अल्लाह खैर सल्ला। क्यों आप एक हाई कोर्ट के जस्टिस को आप फ्री यूटिलिटीज दे रहे हैं? भाई आप वो ख़त्म करें। हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, तो कुर्बानी फिर अशराफिया भी दे। आप कहते हैं जी वो महकमा तो वो बिल दे देता है, नो डाउट, जो वो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट बिल पूरा पे करता है,
लेकिन उस डिपार्टमेंट के जो वसाइल है कहां से पूरे होते हैं? मेरे टैक्सेस से पूरे होते हैं भाई। यानी इसका मतलब है उनका बिल भी मैं पे कर रहा हूं। ऐसी तो आप उन्हें कहें कि आप भी कुर्बानी दे दें, क्योंकि हम इस वक्त हमने हाथ, जब उन्होंने कुर्बानी दे के कोई एहसान नहीं करना, उनकी तनख्वाहें इतनी ज्यादा हैं कि वो बड़ी आसानी से बिल पे कर सकते हैं, बस मुफ्त खाने की आदत पड़ गई। बात इस चीज़ की है कि तनख्वाहें किसी की कितनी है वो एक अलग इशू है। बात इस चीज़ की है कि हम फ्री बिजली पहले 1980-81 से पहले क्या मिलती थी, आज मिल रही है। वाई हम इस चीज़ को देखें, इस चीज़ को हम बैलेंस करें। सही। और फिर क्या डिस्कोर्स बनाए। एक मैं मिसाल भी बताऊंगा, बड़ी कड़वी सी मिसाल है, गलत मिसाल है लेकिन है हकीकत। डेस्कोस बने, डेस्कोस में आप लेस्को को ले लें, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी। इससे पहले ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था लाहौर का। सही। इसमें एक 20वें स्केल का चीफ इंजीनियर फुल था, पूरे लाहौर रीजन को वो कवर करता था। लेस्को बना दी। अब तकरीबन 1.5 दर्जन से ज़्यादा 20वें और 21वें ग्रेड के हैं, और मामला फिर नहीं संभल रहे। नंबर 1। और फिर यही नहीं, फिर इनके ऊपर एक बोर्ड भी है जिसमें 4 बंदे हैं बाहर के, और वो फैसले कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। अब उनमें असल इस टेक्निक को जानने वाले कितने हैं? देखें, बात पता क्या आती है, बात हमें करनी चाहिए जो कि मुकम्मल हकी हो, कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब। आप अगर सहाफ़ी नहीं हैं और आपके सुपुर्द का अखबार कर देंगे तो क्या होगा? अखबार का बट्टा बैठ गया। बिल्कुल। हमारे ये जो जनकोज हैं, आप अंदाज़ा करें कि हमारे जनकोज सिर्फ 2 यूनिट चल रहे हैं, एक कुछ गुद्दू के और कुछ थोड़ा सा ये जो है मराला के ऊपर क्या है, कौन सा है, हेड मराला के ऊपर वो एक बना हुआ है ना, जो ये नवाज शरीफ के और पीपल पार्टी के दौर में बना था, नंदीपुर वाला। नंदीपुर। इसके कुछ यूनिट चल रहे हैं और बाकी सारे बंद हैं, बाकी सब स्टैंड बाई हैं। अच्छा, तो कोई पूछने वाला नहीं भाई, एक प्रोजेक्ट लगा है, इस पे पैसा लगा है रियासत का, तो ये अपनी परफॉर्मेंस पूरी क्यों नहीं दे रहा? पूछने वाले हैं। वो कौन है पूछने वाले? जो इंजीनियर ही नहीं है। नॉन इंजीनियर्स को, नॉन प्रोफेशनल्स को वहां लगा दिया है। पावर परचेजिंग कंपनी के अंदर नॉन प्रोफेशनल लग गए हैं, वो फैसले कर रहे हैं। और क्या कर दिया, मैं चमचा हूं, मेरे किसी बेटे को लगा दिया, आप करछे हैं, आपके किसी भतीजे को लगा दिया। सही। अब वो जो है वो फैसले करने वाले हैं, और जब वो फैसले करने वाले हैं तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा जो कुछ हो रहा है। देखें, हम 43,000 मेगावाट से ज़्यादा हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी है, उसमें से 30-35 हज़ार तो हम यूज़ करें। अगर हम यूज़ करें तो क्या होगा? अगर हम अपने सिस्टम को पूरा कर दें, ये तो 18,000, 19,000, 20,000 के ऊपर इनका जो सिस्टम है चीखें मारना शुरू करता है, भाई बचाओ, मेरे ऊपर लोड किया तो मैं तो तबाह हो जाऊँगा। और अगर यही हम अपनी कैपेसिटी बढ़ा लें तो फिर होगा क्या? हम ये कहेंगे अपने कंज्यूमर से कि भाई हमें 40 रुपये यूनिट पड़ रही बिजली, हम 40 रुपये यूनिट आपसे लेंगे। इंडस्ट्री से कहेंगे कि भाई आप 10,000 यूनिट तक तो हम आपसे लेंगे 40 रुपये यूनिट, और 10,000 यूनिट से ऊपर जो जाएंगे ना तो हम आपसे लेंगे 20 रुपये यूनिट, क्योंकि बिजली मौजूद है। तो फैक्ट्रियाँ धड़ाधड़ काम करेंगी। वो कहेंगे जी 2 शिफ्ट में काम करो, मैं ज़्यादा प्रोडक्शन करूँ, क्योंकि मुझे तो मैं एक शिफ्ट 8 घंटे की लगा रहा हूँ, 16 घंटे की शिफ्ट लगाऊँ ताकि मैं 20 रुपये यूनिट वाली बिजली। अच्छा, हम तो ज़्यादा यूनिट वाले से ज़्यादा पैसे लेते हैं। नहीं, वो इसलिए लेते हैं कि हमारे पास सिस्टम नहीं है, हम पाबंदी के अंदर झगड़े में। हमारे पास हम इसलिए लेते हैं कि हमारी जो कंज्यूमर कैपेसिटी है वो है 20,000, और हमारी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो है 16,000, 17,000, 18,000। और हम चीखें मारते हैं कि यार हम बिल कितने का पे कर रहे हैं? हकीकतन 43,000 का पे कर रहे हैं हम। पूरी उसकी जितनी भी उसकी लायबिलिटीज़ हैं, चाहे वो फिक्स चार्जेस हैं, चाहे वो रनिंग चार्जेस हैं, वो तो हम पे कर रहे हैं। जब हम पे कर रहे हैं तो फिर वो कहाँ से पूरे करेंगे? वो 16-17,000 या 20-22,000 वाले से तो वसूल नहीं कर सकते। तो वो फिर हमें, जब हम बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमसे ज़्यादा वो करते हैं। और अगर यही हमारी कैपेबिलिटी हमारी इतनी बढ़ जाए कि हम 35-40 हज़ार मेगावाट तक हमारी अपनी एक रनिंग कैपेसिटी हो जाए, तो वर्किंग कैपेसिटी हो जाए, तो उसमें क्या होगा कि हमारी जितनी भी हम पे बिजली पैदा कर रहे हैं, हम कहेंगे भी हमें 100% बिजली दो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक प्रोजेक्ट लगाया है 100 मेगावाट का, वो 100 मेगावाट नहीं दे रहा,
लेकिन आप डिमांड ही नहीं कर रहे, आप कंज्यूमर हैं, आप डिमांड ही नहीं कर रहे, तो मैं तो आराम से 20 मेगावाट पे एंजॉय कर रहा हूँ और कैपेसिटी चार्जेस पूरे आपसे ले रहा हूँ। अच्छा, मेरा एक मासूमाना सा सवाल है, यहाँ यही है, जब आप पूरी बिजली इस्तेमाल करेंगे तो आप मुझे कहेंगे मुझे आपने 100 मेगावाट का लगाया, मुझे 100 मेगावाट दें, और नहीं दे सकता तो फिर मेरे ऊपर पेनल्टी आएगी। यहाँ ऐसी सूरत हाल ही नहीं है और वो फिर एंजॉय कर रहे हैं। जी फरमाइए, आप क्या सवाल? अच्छा, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि देखें, आपकी इस कैलकुलेशन के मुताबिक तो बिजली तो हमारे पास वाफर है, हमारी ट्रांसमिशन लाइंस का इशू है कि वो लोड नहीं उठा पा रही, और जो सिस्टम को चलाने वाले लोग हैं, क्या उनसे ये नहीं पूछा जाता कि आपने हर साल ये ट्रांसमिशन जो लाइंस हैं इनकी जो कैपेसिटी है उसको कितने % एनहांस किया है? इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। कौन पूछेगा? जिनके बच्चे ये फैसले कर रहे हैं वो पूछेंगे? वो तो नहीं पूछेंगे। पूछेंगे वो जो कंज्यूमर हैं। मैं बिजली इस्तेमाल कर रहा हूं, बिल मैं पे कर रहा हूं, जिम्मेदारी मेरी है। अगर मेरी आंखें नहीं खुलेंगी कि कहां से चोरी हो रही है तो फिर मैं जूते खाता रहा हूं और खा रहा हूं। सारी पब्लिक जूते खा रही है, इसलिए पब्लिक को पता ही नहीं। क्या डाल दिया जी, वो जो कैपेसिटी चार्जेस हैं, जो थोड़ा बहुत बताया किसी को, उसने कह दिया। एक चीज़ के पीछे सबसे बड़ा जुर्म क्या है कि हम पूरी बिजली इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, नंबर 1। और नंबर 2, हमने ये जो वर्ल्ड बैंक का मंसूबा था 1985 में उन्होंने आवाज़ दी और 87 के अंदर इन्फोर्स हो गया और 94 के अंदर थोक के हिसाब से आ गए, उस मंसूबे पे अमल क्यों किया है? आज भी जो हमारी जो निगरान हुकूमत है उसी चीज़ पे चल रही है भी हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट ठीक है, अगर हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम अपने प्रोजेक्ट खुद लगा सकते हैं। पहले तो हम देखेंगे क्या हमारे जो अपने लोकल रिसोर्सेज हैं, लोकल रिसोर्सेज से मुराद हमारी मेन पावर भी है, लोकल रिसोर्सेज से मुराद हमारे लोकल इन्वेस्टर भी हैं। हमारे लोकल इन्वेस्टर तो पूरी दुनिया में मारे मारे फिरते हैं। आप कहते हैं जी फॉरेन इन्वेस्टर हैं, क्या आपने किसी फॉरेन इन्वेस्टर से ही पूछा कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि इसके अंदर कोई ब्लैक मनी तो नहीं है? नहीं पूछते, आंखें बंद करके हम ले लेते हैं, ये वो जाने वो जाने। भाई आप वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करें लोकल इन्वेस्टर को। और मैं ये कहता हूं कि अगर आप हाइडल के पावर हाउसेज, अगर आप फॉरेन इन्वेस्टर के जरिए भी आप बनाते हैं तो ये भी आप मुल्क के साथ जुल्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जब CPEC में 2 मंसूबे बने, एक पंजाब गवर्नमेंट का था, मुस्लिम लीग नून हुकूमत का, एक KPK गवर्नमेंट का था, तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट का, CPEC के 2 मंसूबे। एक हमारा था क्रोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, तकरीबन 720-740 मेगावाट का, हाइडल के ऊपर, झेलम पर। ये पंजाब गवर्नमेंट का था। इन्होंने निकाला कि 7.5 सेंट पर यूनिट हम 25 साल परचेज करेंगे। 7.5 सेंट कितने का हो गया? हो गया 22-23 रुपए का यूनिट, ऐसी हाइडल का। मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा, देखो ये क्या है? फिर आप इंपोर्टेड कोल के ऊपर बिजली घर बना रहे हैं जब हमारे अपना कोल मौजूद है। मैंने फिर कॉलम लिखा और मैंने फिर किसी किस्म की रायत नहीं की, ना रायत करनी चाहिए। मैंने नालायक लिखा उस वक्त के मिनिस्टर को जो प्लानिंग का था, क्यों ऐसा हो रहा है। उसके 2 महीने बाद पता लगा कि सूखी किनारे का 9.25 सेंट के हिसाब से वार्ड हो गया। क्या करें, किसे किसे रोएं। अच्छा, प्रोग्राम का वक्त चूँकि ख़त्म होने के करीब है, मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि जितने मसाइल की आपने निशानदेही की है जिसकी वजह से हम मुसलसल अज़ाब और अजियत का शिकार हैं, अच्छा, इनसे निकालने के लिए तो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट और बहुत बाइख्तियार लीडरशिप की ज़रूरत है। पॉलिटिकली क्या हम इतने स्ट्रॉन्ग लीडरशिप रखते हैं, इतनी कमिटमेंट वाली लीडरशिप रखते हैं कि वो हमें इन मसाइल से निकाल सके? और अगर नहीं है तो जो सोसाइटी में, हमारे इस माशरे के अंदर, इस मुल्क के अंदर जो बालादस्त और असल ताकतवर तबके हैं, असल बाइख्तियार जो इदारे हैं, क्या वो हमें इन मसाइल के गिरदाब से निकालने में सिंसियर हैं? देखें, बात पता क्या है, मैं ये बात कहूँगा कि जो हमारी जितनी भी पॉलिटिकल लीडरशिप है ये इतनी बुरी भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी बन जाए। हमारी जो बुनियाद है एनर्जी की और हमारी एग्रीकल्चर की, हमारी एग्रो प्रोडक्ट्स की, वो सारी के सारी बुनियाद तो पानी पर है। और पानी की बुनियाद आपकी कालाबाग से स्टार्ट होती है। आपने पानी को अगर कंट्रोल करना है तो आपके पास 2 चीज़ें हैं, एक तो कालाबाग और दूसरा है कि हम रेन वाटर को हम हार्वेस्ट कर लें।
उसके लिए भरपूर प्लानिंग करें। और उसके लिए हम जो फॉरेन इन्वेस्टर ढूंढते हैं उसके बजाय लोकल इन्वेस्टर के बात करें। लोकल इन्वेस्टर्स को हम सहूलत दें तो ऑटोमेटिकली जिस दिन हमने अपने लोकल इन्वेस्टर को हमने इस्तेमाल में लाए और हमने अपने लोकल ज़राए को हमने इस्तेमाल कर लिया तो हम तमाम किस्म के उससे निकल जाएंगे। हमारी जितनी भी पॉलिटिकल लीडरशिप है इसके अंदर ऐसी बात नहीं है, इन्हें तो ये पड़ी होती है सबसे ज़्यादा कि मेरी हुकूमत बची रहे, मेरी हुकूमत बची रहे। अगर ये हमारे इस अपने कौमी वसाइल के ऊपर काम करें तो कोई वजह नहीं है कि हमारा पाकिस्तान तरक्की ना कर सके। और हम इस बात को छोड़ दें कि हमारा सूबाई असीबत से ख़त्म कर दें, आपस में एक दूसरे को धक्के देने बंद कर दें, एक दूसरे को की लेग पुलिंग लेग ख़त्म कर दें और ये सोचें कि हमारे कौम के वसाइल क्या हैं, हम उन वसाइल को बुरोकार लें। वसाइल हमारे सबसे ज़्यादा जो अहम है और उसकी चाबी दैट इज़ काला बाग। याद रखें, काला बाग ऐसा पॉइंट है कि हमारे 100% पानी को यूटिलाइज़ करने की सलाहियत देने वाला उसकी चाबी वो सिर्फ काला बाग पॉइंट के पास है। इसलिए हम काला बाग का बार बार नाम लेते हैं। तो उसमें ये चीज़ होगी कि हमारी एनवायरनमेंट कंट्रोल होगी, हमारे फ्लड कंट्रोल होंगे। अंदाज़ा लगाएं कि पिछले साल तकरीबन कोई 40 मिलियन एकड़ फुट से ज़्यादा पानी हमारा जो है वो समुद्र में गया है। तो इसका मतलब है कि $80 बिलियन की इकॉनमी हमने समुद्र में फेंक दी। अब $80 बिलियन की इकॉनमी एक साल में समुद्र में फेंक दी और पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए उसकी कितनी वैल्यू हो सकती है? हमारी कितनी वैल्यू होगी, हमारे कितनी होगी। और नहीं, ये फिर एक साल नहीं, कभी हम $10 बिलियन, कभी $5 बिलियन, कभी $20 बिलियन हम समुद्र में बहा रहे हैं, तो हम तरक्की नहीं कर सकेंगे। हमें चाहिए कि हम अपने कौमी वसाइल को देखें और कौमी वसाइल को बरोकार लें। कौमी वसाइल में हमारे सिर्फ ये बुनियादी चीज़ें ही नहीं, हमारे इन्वेस्टर भी शामिल हैं और हमारी मेन पावर भी शामिल है। हम इन्हें इस्तेमाल कर लें तो फिर यकीनी तौर पर हमें हक होगा कहने का कि वी आर पाकिस्तानी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद मुआविया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।